अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखें। आज का वीडियो, आज का किस्सा हर भाई और हर बहन जरूर देखें और जरूर सुने। और बहनों से गुजारिश है कि अगर किसी के भाई बेगैरत है, बेशर्म है, जमीर मर गया है, ऐसे भाइयों को तो आज का वीडियो जरूर शेयर करें। तो आज का किस्सा आपको गौर से सुनना है और शेयर भी करना है। एक भाई अपना किस्सा सुनाते हुए कहते हैं कि सुबह सुबह चाय की दुकान पर मैं बैठा हुआ था, इतने में मेरा दोस्त मेरे पास आया, मुझे सलाम किया। मैंने देखा कि उसके आंखों में आंसू थे। आते ही उसने मेरा हाथ पकड़कर रोते हुए कहने लगा कि फारज भाई, आज मैं खुद को बड़ा छोटा महसूस कर रहा हूं, बोना महसूस कर रहा हूं। मैं हैरान था। मैंने उसके कंधे पर थपकी मारी और कहने लगा कि अरे ऐसा क्या हो गया मेरे शेर को, क्योंकि वो मुझसे नजरें नहीं मिला रहा था। फिर अचानक वो जोर जोर से रोने लग गया। सब लोग हमारी तरफ देखने लग गए। मैं उसको चुप करवा रहा था कि अरे पागल, सब लोग देख रहे हैं। इतने में वो मेरे सीने से लग गया और रोते हुए कहने लगा कि फारज भाई, ये बहनें ऐसी क्यों होती है, ऐसी क्यों होती है? मैं सोच में गुम हो गया। मैंने कहा कि तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? वो कहने लगा कि फारज भाई, पता है मेरी बड़ी बहन को शादी हुए उसको 6 साल हो गए। मैं कभी भी उसके घर नहीं गया, न कभी ईद को, न कभी बकरीद को, न कभी शब बरात को, न शब कदर को, न किसी और उन्वान पर कभी नहीं गया। हमेशा अम्मी और अब्बू ही वहां जाते हैं। एक दिन मेरी बीवी मुझसे कहने लगी कि आपकी बहन जब भी हमारे घर आती है तो उसके बच्चे पूरे घर का हाल बिगाड़ कर रख देते हैं और उनके खाने पीने की वजह से हमारा खर्च डबल हो जाता है। और तुम्हारी माँ को देखो, वो हमसे छुप छुपा कर कभी साबुन की टिकिया, तो कभी कपड़े, तो कभी कोई और चीज, तो कभी चावल का थैला भरकर उसको दे देती है। अपनी माँ से कहो कि ये हमारा घर है, कोई खैरात का सेंटर नहीं। मुझे बहुत गुस्सा आया जब मेरी बीवी ने मुझसे ये कहा, क्योंकि मैं बड़ी मुश्किल से अपना खर्च पूरा कर पा रहा था और माँ उठाकर सब बहन को दे देती थी। एक दिन हुआ ये कि बहन एक दिन घर आई हुई थी। उसके बेटे ने, इन्हीं मेरे भांजे ने टीवी का रिमोट तोड़ दिया। मैं मां से गुस्से में कहने लगा कि मां, बहन को कह दो कि वो सिर्फ ईद पर आया करे, बस एक बार साल में, बार बार ना आया करे। और मां, आप ये जो साबुन और ये चावल का थैला भर भर कर जो दे देती हो ना, ये सब बंद करो, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मां चुप हो गई, लेकिन बहन ने सारी बातें सुन ली थी। मेरी बहन कुछ नहीं बोली। 4 बज रहे थे। उसने अपने बच्चों को तैयार किया और मुझसे कहने लगे कि भाई, मुझे जरा बस स्टॉप तक छोड़ दो। मैंने झूठे मुंह ऐसे ही कहा कि कुछ दिन रुक जाती, तो वो मुस्कुराई नहीं। कहने लगी कि नहीं नहीं, मैं नहीं रुक सकती भाई, क्योंकि बच्चों की स्कूल की छुट्टियां अभी खत्म होने वाली है। फिर कुछ महीनों के बाद हुआ ऐसा कि हम दोनों भाइयों में हमारे जमीन का और मीरास का बंटवारा हो रहा था। मैंने उस बैठक में साफ कह दिया कि मैं बहन को बिल्कुल हिस्सा देने वाला नहीं है। एक फूटी कौड़ी मैं मेरी बहन को नहीं दूंगा। मेरी बहन हालांकि सामने बैठी हुई थी, लेकिन वो खामोश रही, कुछ नहीं बोली। हाँ, मां ने कहा कि ऐसे नहीं कहते बेटे, बहन का भी हक होता है, बहन का भी हक होता है। तो मैंने मां को गाली देकर उस वक्त खामोश करा दिया कि बिल्कुल खामोश रहो, मुझे कुछ सुनना नहीं है, मैं एक फूटी कौड़ी भी बहन को नहीं दूंगा। मेरी बीवी भी मेरा सुनकर मेरी बहन को बुरा भला कहने लगी। वो बेचारी मेरी बहन बिल्कुल खामोश थी। कोरोना के दिन थे फारज भाई, कामकाज बिल्कुल खत्म हो गए थे। कुछ महीनों के बाद मेरे बेटे को टीबी की बीमारी हो गई। मेरी पूरी जमा पूंजी बेटे के इलाज पर खत्म हो गई। आज मेरे पास उसका इलाज कराने के लिए पैसे नहीं है। मैं बहुत परेशान था।
मुझ पर कर्ज भी 2 लाख का हो गया था। एक दिन मैं बहुत ज्यादा ही हैरान और परेशान था। कमरे में अकेला बैठा था। शायद मैं रो रहा था अपने आप पर, अपने हालात पर। इतने में दरवाजा खुलने की आवाज आई और इतने में मेरी बहन घर में दाखिल हुई। मैंने दिल में गुस्से में कहा कि ये अब क्यों आ गई मनहूस, ऐसे वक्त क्यों आ गई। इतने में मेरी बीवी मेरे पास आई और कहने लगी, देखो तुम्हारी बहन आई है, कोई जरूरत नहीं है उसको गोश्त और बिरयानी पकाने की, उसके लिए मैं दाल रोटी कुछ बना देती हूं। मैंने कहा कि ठीक है, तुमको जो करना है करो। मैं अपने ख्यालों में खो गया। 1 घंटे के बाद मेरी बहन मेरे पास आई, जब हम दोनों कमरे में अकेले थे। कहने लगी कि भाई परेशान हो, तुम्हारे चेहरे को देख के लग रहा है कि तुम बहुत परेशान हो। मैं मुस्कुराया नहीं। बहन करीब आई, मेरे सर पर हाथ फेरा, कहने लगी, मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूं, तुम मेरी गोद में खेलकर बड़े हुए हो, अब तो देखो मुझसे बड़े लगने लगे हो। फिर वो मेरे और करीब आई, अपने पर्स में से सोने के कंगन निकाले और मेरे हाथ में रख दिए और आहिस्ता से बोली कि पागल, तू तो ऐवी परेशान होता है, तेरा भाई शहर गया हुआ है और बच्चे स्कूल गए थे, मैं उनको लेकर वापस आ रही थी तो सोचा कि चलते चलते भाई से मिलकर आऊं। ये कंगन तेरे पास रख, अपना खर्चा कर और बेटे का इलाज कर और जा नाई के पास कुछ बाल वाल बना। क्या तूने हालत बना कर रखी है, शक्ल देखी है तूने, क्या तेरी कंडीशन हो गई है। मैं खामोश रहा और ताज्जुब से बहन की तरफ देख रहा था, क्योंकि बहन ने कीमती सोने का कंगन मेरे हाथ में रख दिया था और इतना लाड़ प्यार बड़े दिनों के बाद मुझे मिला था। और उस बहन के जबान से, जिसको मैं एक नजर भी देखना पसंद नहीं करता था, उसका आना जाना मुझे गवारा नहीं था, उसके बच्चों को देखकर मेरा गुस्सा, मेरा पारा चढ़ जाता था, जिसको मैंने अपने जायदाद में से हिस्सा तक नहीं दिया था, वो बहन ऐसी मुसीबत के हालत में सोने का कंगन मेरे हाथ में थमाती है और कहती है कि जा अपने बेटे का इलाज कर, अपनी हालत को ठीक कर। फिर थोड़ी देर के बाद कहने लगी कि देखो भाई, किसी को बताना नहीं इस कंगन के बारे में, तुम्हें मेरी कसम है। फिर आगे बढ़कर मेरे माथे पर बोसा दिया, 1000 रुपए मुझे दिए, जो 100, 50 और 10 के नोट थे, शायद उसने अपने खर्च में से जमा किया हुआ था, मेरे जेब में डालकर कहने लगी कि ये रख लो और मेरे लिए गोश्त और कुछ मत बनाना और ज्यादा परेशान न हुआ करो, तेरे भाई को तनख्वाह मिलेगी तो मैं फिर आऊंगी। और जल्दी से अपने हाथ मेरे सर पर रखा और कहने लगी, देखो तुम्हारे बाल सफेद हो गए हैं, जाओ जल्दी से जाकर नाई के पास से बाल बना कर आओ। और ये कहकर वो जाने लगी। मैं उसके पैरों की तरफ देख रहा था, वही टूटी हुई जूती उसने पहनी हुई थी और पुराना सा दुपट्टा फटा हुआ ओढ़ा हुआ था। वो जब भी आती थी यही चप्पल और यही फटा हुआ दुपट्टा उसके ऊपर होता था। फारज भाई, मैं बहन की मोहब्बत में बस मर सा गया था। ऐसा लग रहा था कि मैं छलांग लगा दूं। मेरे जमीर मुझे अंदर से कचोके लगा रहा था। फारज भाई, हम भाई कितने मतलब परस्त होते हैं, कितने जल्दी बहनों को बेगाना कर देते हैं, और बहनें हैं कि भाइयों का जरा सा दुख बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं वो कंगन हाथ में लेकर और सर को मार मार कर जोर जोर से रो रहा था। मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, इस किस्से से हमने क्या सीखा? जरा सा अपनी मसरूफ जिंदगी से थोड़ा सा वक्त निकालकर, कुछ लम्हे निकालकर अपनी बहनों के पास जाया करो, उनके पास बैठा करो, उनका हालचाल पूछ लिया करो। शायद उनके चेहरों पर कुछ लम्हों के लिए सुकून आ जाए।
खून के रिश्ते होते हैं, ऐसे ही तोड़ने से नहीं टूटते, और बहनों का हक कभी नहीं मारना, एक पैसा भी नहीं, एक फूटी कौड़ी भी नहीं, सोचना भी नहीं, क्योंकि सारी नेकियां, सारे हज उम्रे, सारी नमाजें और सारे रोजे एक तरफ, और बहनों का हक मारा हुआ गुनाह वो एक तरफ, सब पर भारी पड़ जाएगा, सारी इबादत पर भारी पड़ जाएगा। याद रखें, अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। मुझे उम्मीद है कि मेरे किस्सा सुनाने का जो मकसद था वो हल हो गया होगा और बात आप लोगों के समझ आ गई होगी। तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए, पूरी इंसानियत, पूरी मानवता के लिए और हमारे प्यारे मुल्क भारत के लिए, यहाँ की अमन शांति के लिए और यहाँ की तरक्की उन्नति के लिए खूब दुआएं करते रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आला क्वालिटी के चॉकलेट होलसेल और रिटेल दाम में हासिल करने के लिए दिए गए नंबर पर राब्ता करें। हमारे पास इंटरनेशनल पैकेजेस और डोमेस्टिक पैकेजेस भी होते हैं टूरिज्म के लिए, और साथ ही साथ हज उम्रा के भी पैकेजेस हम अनाउंस करते हैं। और हमारे पास एक खास खूबी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों काम होते हैं। तो जिन लोगों को इंडिया की किसी भी कोने से अगर डोमेस्टिक के लिए या इंटरनेशनल के लिए या हज उम्रे के लिए जाना है तो आप हमारे इन नंबरात पर ऑनलाइन बुकिंग भी कर सकते हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।